चलो देखो बेटा, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 4। एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। और भाई कल बोला था ना लीड ले लेगा इंडिया, ले लिया ना 4 रन से लीड। तो देखो बेटा, आखिर ये एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, पहले वो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बेटा ये जो नेपाल वाले बच्चे यहां पे बैठे हैं ना, ये नेपाली सिक्का लेके यहां पे नहीं घूम रहा होगा, या नेपाली नोट लेके नहीं घूमेगा कि ये ले दुकान में जाके दे देंगे कि ये लीजिए और सामान दीजिए, लेगा कोई नहीं। तो भैया दिक्कत आएंगी। तो ये जब अपने नेपाल से यहां पर आते होंगे ना, तो हर 8 रुपए पे 5 रुपए मिलता होगा इनको, क्योंकि अपना 1 रुपए वहां का 1 रुपए 60 पैसा। किसी से तो मजबूत है रुपया। तो यहां का 1 रुपए वहां का 1 रुपए 60 पैसा। तो दो अलग अलग करेंसी हुई या नहीं हुई? दो अलग अलग करेंसी। एक हमारा हो गया इंडियन करेंसी और एक हो गया नेपाली करेंसी। तो ये जो बदलाव देख रहे हैं ना बेटा, कि एक के बदले हमने बोला कि 1 रुपए 60 या 5 का 8, ऐसे बोला जाता है 5 का 8 या 8 का 5, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो यही है हमारा क्या बेटा, एक्सचेंज रेट। यही हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट। अब जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो काम होता है, नॉर्मली जो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, तो वहां पर एक यूनिवर्सल रुपीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डॉलर। जो यूनिवर्सल करेंसी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डॉलर कहते हैं। तो कोई भी देश जो ट्रांजैक्शन करता है वो किसके बेस पर करता होगा, डॉलर के बेस पर। भाई आप देखिए, हम सिर्फ इंडिया की अगर बात करें तो वो अलग चीज है, फिर हम रुपीज में देखेंगे। अपने अकाउंट्स में कंसेप्ट पढ़ा होगा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकाउंट्स में बेसिक में कंसेप्ट पढ़ा होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि भाई जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो मनी के रूप में देखते हैं, मनी के रूप में कंसीडर करते हैं। तो एक्सचेंज रेट में क्या है कि अब अगर हम किसी दूसरे देश को दे रहे हैं पेमेंट, तो वो हमारा रुपीज एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो वहीं पर जो है डॉलर की बात होती है, जिसको यूनिवर्सल करेंसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो बदलाव है, जहां पे दो या दो से अधिक कंट्रीज के रुपीज के ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं, उसकी जो भी मॉनेटरी टर्म्स है उसकी चेंजेस की बात कर रहे हैं, वो हमारा इसके अंतर्गत आएगा। तो कैसे क्या एक्सचेंज होगा, किस तरीके का उसका बदलाव होगा, इंपैक्ट होगा, वही चीज हमको इस यूनिट के अंतर्गत देखना है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो लिख लीजिएगा 1 to 2 मार्क्स। तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो कम तो है नहीं बेटा। 199 और 200 में सिर्फ एक ही नंबर का गैप होता है, अटेम्प्ट 6 महीने का लगता है कि नहीं? तो इंपैक्ट तो है ना। तो चलिए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग किसकी बात करेंगे, परिचय पत्र, इंट्रोडक्शन। जो भी बच्चे पीजी में रहते हैं उन्हीं के कारण ये बीच में आधे घंटे का ब्रेक दिया गया, ताकि वो खाना खा लें, नहीं तो 15 मिनट का गैप होता। ठीक है, तो आधा घंटा 40 मिनट तक का ब्रेक आपको मिल जाएगा, ताकि प्रॉपर भोजन आप करके आए। क्योंकि जब तक पेट में नहीं रहेगा अन्न, तो कैसे लगेगा मन, है कि नहीं? तो पेट में अन्न का होना जरूरी है मन को लगे रहने के लिए। चलो, तो अगर हम यहां पर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो कहता है a foreign currency transaction that is denominated in or requires
settlement in foreign exchange. A foreign currency transaction that is denominated in or requires settlement in foreign exchange. Exchange rate, पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, exchange rate is the rate of which the currency of one country is exchanged for the currency of another country. यही बात अभी हमने समझाया था कि भाई हमने क्या बोला कि इंडिया नेपाल दो अलग अलग करेंसी हो गई या नहीं हो गई, और भाई एक्सचेंज तो तभी होगा ना जब हम लोग दो डिफरेंट करेंसी की बात करेंगे. अब ऐसा थोड़े ना होगा भैया ये 500 रुपए लो और इसके छुट्टे दे दो, ये एक्सचेंज थोड़ी ना होता है, ये एक्सचेंज रेट में नहीं आता. दो डिफरेंट करेंसी का होना जरूरी है. तो दो डिफरेंस करेंसी का होना मतलब क्या, दो कंट्रीज के बीच की बात कर रहे हैं हम लोग. किसकी बात कर रहे हैं बेटा, दो डिफरेंट कंट्री की बात कर रहे हैं, दो डिफरेंट कंट्री को हम लोग देख रहे हैं, तो वो हमारी यहां पर बात आएगी ना. तो हमेशा अगर कोई भी बोलेगा कि भाई एक्सचेंज रेट क्या होगा, तो जिस रेट पर दो करेंसी आपस में क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, उसी को क्या कह रहे हैं बेटा, एक्सचेंज रेट. कि भाई एक इंडियन रुपीज इज इक्वल टू 1.6 रुपया, है कि नहीं. या ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1.6, वहां पे क्या रुपया चलता है ना, रुपया इज इक्वल टू यहां पर 1 रुपए. इसी तरह बांग्लादेश में टका चलता है कि नहीं. तो सबका अलग अलग है. तो दो डिफरेंट कंट्री का क्या होगा, होना जरूरी है. जब तक दो डिफरेंट कंट्री नहीं होगा तो फिर एक्सचेंज रेट की बात ही क्या होगी. ओके. अब ये जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो इसी को कहते हैं बेटा कोटेशन. इसी को क्या कहते हैं भाई, कुछ ना कुछ जैसे रुपीज को डॉलर में या डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट तो करेंगे ना भाई, तो कुछ ना कुछ माध्यम में होगा, कुछ ना कुछ रूप में होगा, किसी न किसी रूप में तो होगा, तो उसकी बात करेंगे. तो वही कहता है, लिखिएगा कि अगर जैसे हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि $1 इज इक्वल टू, अभी शायद कितना 84-5 रुपीज के आसपास है, मान लेते हैं 85 अप्रोक्स, मानने में क्या हर्ज है कि नहीं. तो ये क्या हो गया हमारा बेटा, एक्सचेंज हुआ. ये हमारा क्या हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया. कि $1 में कितने रुपए के बराबर बेटा, लगभग 85 रुपीज की बात हो गई. 85 रुपीज को देखा गया, तो ये हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट. तो कहता है ए डायरेक्ट, क्योंकि हमने क्या बोला, कोटेशन की बात करेंगे ना, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं. तो ए डायरेक्ट कोट, इसको कहते हैं बेटा यूरोपियन, इस पर अंडरलाइन कर लेना, करेंसी कोटेशन. ए डायरेक्ट कोट, इसको क्या कहेंगे, यूरोपियन करेंसी कोटेशन, इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी एक्सचेंजेबल for 1 unit of foreign currency. ए डायरेक्ट कोट, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, यूरोपियन करेंसी कोटेशन के नाम से भी जानते हैं. इसमें क्या कहता है कि $1 के लिए, $1 के लिए कितना, देख रहे हो ना, फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी
कि जो भी विदेशी, चाहे हम नेपाली की बात करें, कि एक नेपाली रुपए के लिए इंडियन कितना रुपया देना पड़ रहा होगा, यही बात हो सकती है। तो एक फॉरेन करेंसी के लिए कितने लोकल करेंसी देना पड़ रहा है, वही हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, डायरेक्ट कोटेशन के अंतर्गत आएगा, या इसी को हम लोग यूरोपियन करेंसी कोटेशन के नाम से भी जानते हैं, यूरोपियन कोटेशन कहते हैं। तो डायरेक्ट कोटेशन कह दो या यूरोपियन कोटेशन कह दो। तो इसमें क्या हुआ, अभी अभी हमने क्या देखा कि $1 बराबर कितना, $1 बराबर क्या हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बेटा ₹85 पर डॉलर, समझने के लिए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बेटा, ₹85 पर डॉलर, कि $1 के लिए कितना लोकल करेंसी देना पड़ रहा है हमें, 85 देना पड़ रहा है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, डायरेक्ट कोट के अंतर्गत, या इसी का क्या नाम होगा, यूरोपियन करेंसी कोटेशन। डायरेक्ट कोट कह दो या यूरोपियन करेंसी कोटेशन कह दो। ओके, अब इसी तरीके से इनडायरेक्ट कोट भी तो हो सकता है भाई। ये जो इनडायरेक्ट कोट होता है इसको कहते हैं बेटा अमेरिकन करेंसी कोटेशन। डायरेक्ट कोट आएगा तो उसको क्या कहेंगे, यूरोपियन करेंसी कोटेशन, और इनडायरेक्ट कोट अगर आएगा तो उसको किस नाम से जानेंगे, अमेरिकन करेंसी कोटेशन। उसमें जस्ट उल्टा, कितना डॉलर बराबर $1, तो 1/85 नहीं कर दें, 1/85 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कितना आ रहा होगा बेटा, वैल्यू देखना जरा, 0.011 कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, निकालो कैलकुलेटर, है ना, 0.011 आ रहा है ना, 0117 कर देता हूं, इतना तो अप्रोक्स चल जाएगा। तो पहले लिख तो ले, तो लिखिएगा बेटा इनडायरेक्ट कोटेशन के लिए, एन इनडायरेक्ट कोट, क्या नाम दिया था इसका, अमेरिकन करेंसी कोटेशन। इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी exchangeable for 1 unit of लोकल करेंसी, कि एक लोकल करेंसी के लिए कितना फॉरेन करेंसी दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, कितना आया था, 1 डिवाइड में 85, 0.0117 डॉलर पर अप्रोक्स, यही तो था। तो समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है बेटा, एक में हमने देखा कि $1 की क्या वैल्यू है, जहां पर $1 में कितना हम लोकल रुपीज दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कोट, जिसको हम लोग यूरोपियन करेंसी कोटेशन कहेंगे। और एक हमारा होगा अमेरिकन कोटेशन करेंसी, जिसमें हम लोगों को यह देखना होगा कि $1 मतलब $1 में कितना डॉलर होता है। ओके, एक में देखा था कि $1 में कितना रुपया, अब क्या देख रहे हैं कि $1 में कितना डॉलर। ओके, तो ये काम आपको करने की जरूरत होगी या नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा दो तरीके की बात हो गई कि जो एक्सचेंज होगा दो तरीके से, डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन हो गया यूरोपियन करेंसी कोटेशन, इनडायरेक्ट क्या हो गया, अमेरिकन करेंसी कोटेशन। डायरेक्ट में हमेशा देखेंगे कि $1 में कितने रुपीज की वैल्यू होती है, और इनडायरेक्ट में क्या देखेंगे, ₹1 में कितने डॉलर होते हैं। तो ये बेसिकली आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान में रखना है। अब ये जो एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, इसके कुछ ना कुछ सिस्टम होंगे, कुछ ना कुछ तरीके होंगे। तो यहां पर सिस्टम शब्द नहीं लिखा जाता, यहां पर उसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स में रिजाइम्स। उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिजाइम्स। रिजाइम्स का मतलब ही होता है सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो यही है, एक्सचेंज रेट
रिजाइम्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेटा सिस्टम। सिस्टम में रहो मतलब तरीके। तीन बच्चा भागा है बीच क्लास से। दूसरी क्लास में कौन आया? सिर्फ तुम ही आए हो। पहली क्लास में कौन कौन नहीं था इसमें? एक और नहीं, फेस टू फेस में नहीं था जो, वो दो नहीं थे, तो चार बच्चे भागे हैं। सही है, सबके गुर्दे लाल किए जाएंगे ना बेटा, फिर पता चलेगा। गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यो बेटा एक बार के एक्शन में ना, एक बार हर का आए थे तो देखे थे ना 30-32 सब रह रहा था, है कि नहीं? आज एक बार घर पे कॉल जाने थे ना, अगले दिन से सब टाइम पे मिलेगा तुमको, सब टाइम पे मिलेगा। देखो तो सही, आपको नहीं विश्वास होगा तो चलो मैं आज नहीं कॉल करता हूं, कल आप परसों आपके पास रजिस्टर आएगा ना, रजिस्टर देख लेना, तो देखना पिछला पेज पलट के कि नीचे कॉर्नर पे लिखा हुआ है ये नहीं कितना ऑब्लिक कितना, कि 16 दिन के अटेंडेंस में कितना दिन प्रेजेंट रहा है। हाँ, अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्वाइन ही करा था बाद में, तो उसका अटेंडेंस उतने दिन के बेसिस पर ही हुआ है कि 8 दिन में कितना या 4 दिन में कितना, उसकी बेसिस पे कॉल जाएगा। हेलो, नहीं एक दिन वाले को नहीं जाएगा। चलिए, उसमें दो बच्चों ने ऐसा करा था कि मैंने कट लगा रखा था ना, उसको ऐसे पी बना दिया, और ये नहीं सोचता है कि मैं ए इसीलिए नहीं लिखता हूं कि पी बनाना आसान होता है, मैं ऐसे कट मारता हूं। और मैंने भी तेज, मैंने उसको एब्सेंटी काउंट करके अटेंडेंस बनाया है। आप डाल तो हम पात ना बेटा। चलिए, तो यहां पर अगर हम रिजैम्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो 3 रिजैम्स की बात करेंगे। कितने रिजैम्स होंगे यहां पर? 3 रिजैम्स या 3 सिस्टम्स की बात करेंगे। अब कौन कौन सा? तो सबसे पहला जो इसमें नाम आएगा उसका नाम है फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम्स या सिस्टम। फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और रिजाइम। फ्री का मतलब क्या होता है बेटा? मुक्त, किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं। और ये तभी हो सकता है ना जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया तो मतलब रिस्ट्रिक्शंस की भरमार होगी, फिर फ्री काहे का? फ्री काहे का? जैसे आप लोग अभी यहां पर हैं, बड़ी खुश हो रहे होंगे कि चलो घर से दूर जाएंगे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, अपनी मर्जी के मालिक होंगे, है कि नहीं? ये था फ्री फ्लोटिंग। लेकिन पता चला यहां पर एक कलवा का इंटरवेंशन आ गया, रोक, है कि नहीं? तो फ्री फ्लोटिंग रहा नहीं। तो फ्री फ्लोटिंग वहां होगा जहां पर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई इंटरवेंशन ना हो, किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप ना हो। तो अगर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होगा तो फिर बतवा कैसे बनेगी? कहता बनेगा ना, एक प्रजाति होती है डिमांड और सप्लाई। तो जो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई होगा ना, उसके माध्यम से डिटर्मिनेशन होगा। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे करेंसी का एप्रिसिएशन, करेंसी का डेप्रिसिएशन, एक्सचेंज रेट का बढ़ना, एक्सचेंज रेट का कम होना, ग्राफवा भी बनाएंगे। तो उसमें पता चलेगा हमें कि डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से जहां पर एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होता है उसी को कहा जाता है फ्री फ्लोटिंग। ठीक है?
तो फ्री फ्लोटिंग में किसके माध्यम से होगा बेटा एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन? डिमांड एंड गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा ना। तो चलिए जरा लिख लेते हैं। मैंने क्या बोला होगा? अच्छा, अपने मन का मालिक बनने की कोशिश भी मत करना। तो सुनिए, तो फ्री फ्लोटिंग में लिखिएगा रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। रेट कैसे डिटरमाइन होगा बेटा? मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से। जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहीं से क्या होगा? एक्सचेंज रेट हमें फाइंड आउट होगा। ये हम आगे चल के ग्राफ के माध्यम से उसको समझाएंगे। फिर हमने बोला था गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं, तो लिखेंगे नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसका मतलब वही बोला, मनमर्जी के मालिक, खुद से बना रहे हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग। किसके द्वारा रेगुलेट होगा? सेल्फ रेगुलेटिंग। अब अगर मान लीजिए कि जब सरकार का कोई हस्तक्षेप है ही नहीं, तो क्या किसी भी तरीके का रिजर्व वगैरह का रखना जरूरी होगा क्या? नहीं भाई, रिजर्व का मतलब हो गया एक तरीके का प्रोविजन। प्रोविजन तो तब होगा ना जब सरकार के खजाने में कुछ रखा जाए। यहां पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो नो नीड टू मेंटेन फॉरेन करेंसी रिजर्व। किसी भी तरीके की कोई भी फॉरेन करेंसी रिजर्व रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बेटा यहां पर एक दिक्कत भी है, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिर होना, क्या बोलते, कंसिस्टेंसी। जैसे आप लोगों में भी है, दिल किया तो क्लास आया, आहा आज थोड़ी सी ठंडी पड़ गई, चल सोते हैं, इस तरीके की भी बात होती है ना। तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? लेकिन अगर यही घर पे रहते तो गाली भी सुनना पड़ता मम्मी से और फिर जाना भी पड़ता कोचिंग, पता था नहीं। लेकिन यहां पर अगर मम्मी ने बीच में कॉल भी किया, घर पे क्या कर रहे हो? सर ने बोला था ठंड के कारण अभी 1 सप्ताह घर से ही क्लास लेने के लिए। लेकिन उसमें किसी किसी के पेरेंट्स होते हैं खतरनाक। जैसे इंटर वाली जो क्लास अभी चल रही ना, तो ये पहले क्या था कि MWF में 4 बजे इन लोग नए बच्चों की छुट्टी हो जाती थी और TTS में 6 बजे तक। तो घर वालों को तो पता था कि भाई बच्चे आएंगे ही हमारे 6 बजे और MWF में 4 बजे छुट्टी हो जाएगी। कल अचानक से उनकी रख दी गई क्लास। तो बच्चों ने अपने घर पे मैसेज किया होगा कि नहीं आएंगे ये। 3-4 बच्चों के पेरेंट्स के फोन आ गए, सर सही कह रहा है या गलत? अब मैंने सोचा कि एक बार तो बोल दो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर सोचा नहीं ये विश्वासघात होगा, है कि नहीं। तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं, आज से ही उनकी GST स्टार्ट हुई है तो वो बच्चे अब आराम से 6 बजे तक ही क्लास चलेगी, उसके बाद आएंगे। अच्छा ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो फिर सही होगा। अब ऐसे अगर आपके पेरेंट्स कॉल कर दे, हाय रे दादा फिर तो अटेंडेंस पलटेंगे। अच्छा 50%? आज तक में 2 ही बार क्लास आया है ये पिछले महीने। तो सर 2 ही बार आया? हाँ 2 ही दिन आया, क्लास तो हमारी रेगुलर चलती है, संडे भी क्लास होती है पर संडे आता नहीं है ये। फिर तो बेटा मन में लड्डू फूटे। नहीं नहीं, कभी कभी कुछ बच्चों को होता है कि उनको ये लगता है कि जो कौन सा टीचर हमारे पापा से कांटेक्ट करेंगे। भाई आपको नहीं पता होगा, कुछ कुछ के पेरेंट्स का मेरे पास कॉल मैसेज आता है
और वो बोलते सर मत बताइएगा। मैंने बोला हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, जब शिकायत करनी होगी तभी बताऊंगा। छोड़ ना, तेरा अभी तक नहीं आया है ना, तो बात करता हूँ कर। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके की बात होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगा बेटा, कम होगा या नहीं होगा? तो लिख लीजिए लेस स्टेबिलिटी। अब अगर इस तरीके की बातें हैं तो मार्केट को कभी भी फ्लक्चुएट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? सट्टेबाजी का दौर ज्यादा से ज्यादा होगा या नहीं होगा? तो यहां पर स्पेकुलेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी। तो लिखिएगा बेटा स्पेकुलेशन कैन बी देयर। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, सट्टेबाजी भी हो जाएगी, सट्टेबाजी भी आपको मिल जाएगी। और फिर कहता है इंटरनेशनल ट्रेड आर रिस्कियर। इस केस में इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो जाएगा बेटा, रिस्की हो जाएगा ही नहीं होगा? ओके हो गया। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, फ्री फ्लोटिंग। तो ये तो मोह माया से दूर है, इसमें कुछ ऐसी बातें तो लेनी देनी है ही नहीं, लेकिन मजा फिर भी नहीं आता। अब जरा देखिए सेकेंड, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, इसमें भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कहता है गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक often seek to increase or decrease their exchange rates by buying or selling their own currencies. Government and central government often seek to increase or decrease their exchange rate by buying or selling their own currency. अपनी ही करेंसी को खरीद करके मार्केट में क्या करेगा, एक्सचेंज रेट को बढ़ा या कम किया जा सकता है। इसके बारे में ना जब हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें इन सभी को, या फिर फिस्कल फंक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तब दिखाएंगे कि कैसे इसका इफेक्ट डाला जाता है। ठीक है, अभी बस इतना याद रखिएगा कि गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को या मतलब अपनी करेंसीज को परचेज या सेल करके क्या कर सकती है, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर सकती है। ओके, कहता है सच इंटरवेंशन इज likely to have only a small impact। कि अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ अगर सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट अपनी करेंसी को खरीद बिक्री करके अगर मान लीजिए एक्सचेंज रेट को बढ़ाता या कम करता है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, स्मॉल इंपैक्ट, माइनर इंपैक्ट की बात करेंगे। किसकी बात होगी बेटा, माइनर इंपैक्ट की बात करेंगे। तो ये था हमारा कौन सा,
सेकेंड रिजाइम्स। कौन सा रिजाइम्स आ गया ये हमारा? सेकेंड रिजाइम्स। थर्ड जो हमारा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। सिस्टम कह दो या रिजाइम्स कह दो। पहले हो गया फ्री फ्लोटिंग, बाद में हो गया मैनेज्ड, और तीसरा क्या हो गया बेटा? पहले वाले का जस्ट अपोजिट। वहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं था, यहां गवर्नमेंट के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, जो हम लोग पहले देखे थे उसके अनुसार जस्ट अपोजिट है, तो जरा लिख लीजिएगा यहां पर वही सब सारी चीजें। सेटअप बाय गवर्नमेंट, तो इसका मतलब 100% कंट्रोल किसका होगा बेटा? गवर्नमेंट का। वहां पर लेस स्टेबिलिटी थी ना बेटा, यहां पर स्टेबिलिटी हाई होगा या नहीं होगा? हाई स्टेबिलिटी। वहां पर मोर स्पेकुलेशन की बात कर रहे थे या नहीं? यहां पर लेस स्पेकुलेशन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर कहते हैं बेटा यहां पर एवॉइड्स करेंसी फ्लक्चुएशंस। भाई जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो फ्लक्चुएशंस क्या होगा? कम होगा ही नहीं होगा? बेटा मैनेज में कुछ नहीं बोला, हमने बोला कि यहां पर जो भी गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी ही करेंसी को सेल और परचेज करके जो एक्सचेंज रेट है उसको क्या कर सकता है? बना सकता है, उसी को चेंज कर सकता है। ओके, तो एवॉइड क्या हो गया बेटा? करेंसी फ्लक्चुएशंस, क्योंकि स्टेबिलिटी यहां पर क्या होगी? ज्यादा से। अब देखो पहले वाले में रिजर्व रखने की कोई जरूरत थी क्या? अब रिजर्व ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा ही नहीं रखना पड़ेगा, तो लिखेंगे गवर्नमेंट हैज टू कीप ह्यूज फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। गवर्नमेंट को क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा अपना रिजर्व रखना पड़ेगा। ओके, और साथ ही साथ सबसे लास्ट में इट इनहेंसेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। पहले क्या था बेटा? रिस्कियर था या नहीं था? पहले क्या था हमारे पास? रिस्कियर। अब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको स्टेबल करेगा ना, कि हाँ आप आराम से फ्रीली क्या कर सकते हो? कर सकते हो। ओके, तो कितने तरीके के रिजैम्स हो गए बेटा? कितने तरीके के? कौन कौन से? फ्री फ्लोटिंग, मैनेज्ड और, ठीक है। अब कहानी की शुरुआत होगी अब से, अभी तक तो मजाक था। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन नहीं भी आए जो अभी तक करवाया था। बात बनेगी अब, तो लिखिएगा बेटा पहले नोट देकर के यहां पर बेसिकली फ्री फ्लोटिंग, सबसे पहला कौन सा बताया था? एक्सचेंज रेट system is efficient and transparent. It allows central bank to pursue its own
इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। और ये तो जब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे बेटा। इसीलिए मैंने बोला था ना कि उसकी डिटेल्स में बात हम लोग आगे जब होगा तब करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चाएं होती है। चैप्टर नंबर 8 पूरा का पूरा वही है, ठीक है। मनी मार्केट जिसको कहते हैं ना, मनी सप्लाई। और बाकी जो बच्चे 12th में होंगे वो पढ़ ही रहे होंगे, जो 11th में है वो आगे पढ़ ही लेंगे। ओके, चलिए बेटा, अब ये जो हम एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, ये जो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एक्सचेंज रेट। इसमें बेसिकली दो तरीके की बात आती है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। क्या क्या होता है बात बेटा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। तो अब नॉमिनल क्या है, किस तरीके की बातें होंगी, रियल क्या है, उसमें किस तरीके की बात आएगी, ये सभी देखना तो पड़ेगा ना। तो चलिए हेडिंग देते हैं, नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट्स। नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट। तो कहता है बेटवा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट is expressed in units of one currency per unit of other currency। गेट को से खोल दिया। ओके, nominal exchange rate is expressed in units of one currency per unit of one currency per unit of other currency, full stop। A real exchange rate adjusts this for changes in price level। A real exchange rate adjusts this for changes in प्राइस लेवल। कि अगर ये बातें हो रही है तो इससे क्या होगा कि प्राइस लेवल में जो बदलाव हो रहा है उसको थोड़ा सा क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हम ये लिखें, अ रियल एक्सचेंज रेट is the rate at which a person can trade the goods or services one of one country for the goods or services of another। लेकिन इसको समझने के लिए एक जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे ना तो थ्योरिटिकल उतना समझ में आता नहीं है कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। जैसे
भाई मैं मान के चल रहा हूं कि 1 रुपए बराबर $1, 1 रुपए बराबर, ये है नॉमिनल एक्सचेंज रेट 1:1, ये क्या है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका में जो सामान 5 रुपया का होगा, मतलब $5 का होगा, वो यहां पे 500 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो। तो भाई अगर अमेरिका में $5 का था तो नॉमिनल के अनुसार तो यहां पे 5 रुपया का होना चाहिए, क्योंकि $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज। लेकिन हकीकत में ऐसा इना चौलबे है कि नहीं। तो जब भैया इना चौलबे, तो रियल में कुछ ना कुछ अंतर हुआ या नहीं हुआ। तो नॉमिनल तो ये कह देता कि ठीक है 1:1, वो 1:1 नहीं बेटा, $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज। हाँ, ऐसा नहीं कि नए साल में आप भी बैठे, सामने वाला भी बैठा, छलकाए जा 1:1। कौन कौन करता है इसमें बेटा। जिस दिन पकड़ा गए ना, चमगादड़ की तरह उल्टा लटकाएंगे, सुट्टा मारते हुए बेटा। क्योंकि मैं सुबह 7:30 बजे से लेकर रात का कोई डिफाइंड नहीं है कि कितने बजे तक मैं बाहर रहता हूं। क्योंकि कभी, हाँ, कभी कभी पागलपन का दौरा चढ़ते थे, 11-12 बजे भी टहलने निकल जाता हूं। क्यों बताऊं, रास्ता बदलेगा। अब ऐसा भी हो सकता है, नहीं अभी जैसे हुआ था ना 31 को जब पार्टी चल रही थी, तो मैं बीच में ही नहीं निकल गया था कि ट्रेन पकड़ने था, तो मैं चला गया घर, फिर अपना लैपटॉप वाला बैग लिया और फिर सोचा कि पान खा लूं, पान खाते हुए फिर निकल जाऊं। तो अंकल को बोला अंकल पान लगाइए, तो मैं तो बैक साइड से था और ड्रेस चेंज था, तो बच्चों को पता भी नहीं था कि कलवा ही है पीछे। वो दूसरे दुकान पे गए, छोटी देना, सुट्टा, ठीक है। अब वो पता नहीं एडवांस या क्या कुछ इस तरीके का आता है, तो ना बड़ा पता हो, बहुत रील देखती है बेटवा। तो उसने दुकान वाले से मांग तो लिया, मैंने सुन भी लिया, क्योंकि दोनों दुकान एक साथ ही था, जिस पे वो खड़े थे और जिस पे मैं था। और चूंकि चिप्स वगैरह लटका था तो शक्ल और नहीं देख पाया। अब शायद उसने हाथ में ले लिया था, दुकान वाले ने दिया था, हाथ में ले लिया था, क्योंकि उतना मैंने देखा नहीं काउंटर पे क्या चल रहा है। बोला, और भाई, अब वो वहीं छोड़ दिया, अंकल चिप्स देना। अरे वो हीरो बन रहा है। नहीं नहीं सर, वो चिप्स लेना आया था। मैंने बोला क्यों, वहां तो पार्टी चल रही है, भोजन चल ही रहा है, तो चिप्स काहे का। अब बोले क्यों। और एक लड़का और एक लड़की दोनों थे। हाँ फाउंडेशन में, तभी तो अच्छे से पहचान पाए। अच्छा, और लड़की यही थी अभी जो देख के गई हमें। इसलिए देखा नहीं, देखते ही हंस दी। हम भूलते थोड़ी ना किन्हीं भी चीजों को। लेकिन भाई इसने नहीं लिया था, तो इसलिए मैं कुछ इसको क्यों बोलूं। लेकिन लड़कवा के मुंह से तो आवाज सुनी गया था एडवांस देना। अरे सही है, अच्छी बात। नहीं कितनी बार हुआ है, मैंने बच्चों को देखा ऐसे लगाया तब तक मैं पहुंच गया, हेलो सर, वो नीचे गिर गया। नहीं तो फिर कभी कभी किसी को बोल देते बेटा पैसा लगा था उठा लेना बाद में। चलो, नहीं मैंने एक दिन तो ऊपर वाली क्लास में भी बोला था, मैंने एक लड़की को देखा था यहीं पे चाय वाले के पास सुट्टा मारते हुए। उनको पता नहीं था कि मैं दोपहर में भी घूमते हुए आ सकता हूँ। वो आराम से बैठ के फूंक मार रही थी। मैंने देख लिया, उसका नजर मेरे पे पड़ा नहीं, मैं आराम से मुंह फेर के निकल गया आगे। तो भैया अंतर तो है ना। तुम लोग ऐसे इसलिए बोले लक्ष्मी नगर में रह के ये काम मत करना कभी बेटा, इस पूरे एरिया में। बेटा खुद की साई तो सिगरेट जैसी है। सुट्टा मारेगा सुट्टा।
तो चलिए जरा एक एग्जांपल करके इसको समझ लेते हैं। नॉमिनल में क्या हो गया बेटा, 1 रुपए बराबर $1। ठीक है, ये हमारा नॉमिनल। लेकिन वास्तविक में क्या इंपैक्ट हो रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे, देखना जरा, रियल एक्सचेंज रेट, इसी से रिलेटेड एग्जांपल देते हैं हम लोग। रियल एक्सचेंज रेट, अगर इसको स्मॉल फॉर्म में किया जाए, RER लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख लेना, क्योंकि अभी दूसरा जो हम लोग करेंगे ना उसमें REER लिखेंगे, अभी नीचे एक और लिखेंगे हम लोग, तो इसलिए थोड़ा सा इसको लिख लेना। क्या हो गया हमारा, रियल एक्सचेंज रेट, और दूसरा आ जाएगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्या इंपैक्ट हुआ वो भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। तो जैसे मान लेते हैं बेटा कि इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंटू डोमेस्टिक प्राइस डिवाइड में फॉरेन प्राइस। क्या हो गया, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंटू डीपी डिवाइड में एफपी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंटू डोमेस्टिक प्राइस डिवाइड में फॉरेन प्राइस। फॉर्मूला को क्या करना है बेटा, याद रखना है आपने। अब अगर मान लीजिए कि इससे रिलेटेड बात करें तो कैसे होगा, तो चलिए जरा एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, इलस्ट्रेशंस के माध्यम से समझा रहे हैं, समझ लेना जरा। बेटा मान लीजिए कि अमेरिका में कोई भी सामान, अमेरिका में कोई भी सामान जो है वो हमारा जो है $40 का है। कितने का है अमेरिका में बेटा, $40 का। वही चीज अगर इंडिया में हम लोग खरीदें तो $200 का है। हो सकता है या नहीं हो सकता? अमेरिका में कितने का, इंडिया में कितना? अगर इसका नॉमिनल रेट देखा जाए, नॉमिनल एक्सचेंज, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या हो गया, $1 इज इक्वल टू ₹1। $1 इज इक्वल टू, तो इसके अनुसार अगर हम बात करें तो फिर इंडिया में भी इसकी कीमत कितनी, ₹40 होना चाहिए था, लेकिन ₹40 है क्या? तो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ RER कितना है, रियल एक्सचेंज रेट कितना है, तो देखो बेटा गौर से देखना कि RER का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, नॉमिनल एक्सचेंज रेट 1 है ना, नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना हो गया, इनटू डोमेस्टिक प्राइस डिवाइड फॉरेन प्राइस। कितना आ गया बेटा, मतलब $1 के लिए ₹5 चुकाना पड़ रहा है, नहीं 5 गुना हो गया वैल्यू, ये नहीं हो गया बेटा। तो नॉमिनल तो कहता था एक के बराबर 1, लेकिन क्या रियल इतना हो रहा है क्या? तो कितना चुकाना पड़ रहा है वही चीज यहां पर देखते हैं। तो कितना हो गया बेटा हमारा, 5 टाइम्स हो गया, ये नहीं हो गया। ओके, तो बस फॉर्मूला याद रखना है आपको कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंटू डोमेस्टिक प्राइस डिवाइड में फॉरेन प्राइस, तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, RER के नाम से जाना जाएगा। ठीक बा, पर मजा फिर भी ना आएगा। आएगा बेटा आएगा। अब लिखिए REER, उसका भी खाली फॉर्मूला लिख लेना है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या हो गया इसका बेटा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल
इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसका फॉर्मूला होता है बेटा नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिवाइड प्राइस डिफ्लेटर। ये जब आप इंडेक्स नंबर पढ़ोगे ना मैथ्स में, और जब मैं नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा क्या होता है। वो डिफ्लेटर निकालना ही सिखाएंगे वहां पर, कि बदलाव की बात करते हैं हम लोग। तो हमेशा आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर पूछेगा तो। ऐसे पूछता नहीं है, फॉर्मूला ही पूछेगा तो याद रखना। बट अगर क्वेश्चन पूछा तो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। कर लोगे बेटा पक्की वाली बात? तो ये तो हमारा क्या हो गया, नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट। कौन सा हो गया हमारा? लेकिन बेटा एक वो था, मैं ऐसे आराम से बैठा हूं, सपनों में खो रहा हूं, नॉमिनल एक्सचेंज इतना करेंसी कन्वर्ट कर दिया, हा मजा आ रहा है। हो जाएगा कन्वर्ट भाई, कुछ ना कुछ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होगा, ये नहीं होगा, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा फॉरेक्स मार्केट। क्या बोलते हैं उसको? फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। कि भाई एक वो था, खरीद बिक्री करने के लिए लोगों का होना जरूरी है, बायर और सेलर का होना जरूरी है। और मार्केट होता क्या है? आज सुबह 8 बजे से प्रोडक्शन कॉस्ट की क्लास हुई थी, 3 घंटा 31 मिनट 5 सेकंड की, ठीक है। 8 बजे से 11:30 बजे तक हुई थी ओनली, पूरा कंप्लीट है। और ये जो वीडियो आज वाला चला था ना लाइव प्रीमियर जो चला था, ये वो क्लास है जो हमने पिछली बार लिया था रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। उसमें देखना बीच में मैंने बोला है कि आप लोगों को डिनर ब्रेक भी मिलेगा, तो मैंने 10:25 पे आधा घंटे का ब्रेक दिया था, 10:35 से लेकर के 11:05 तक। फिर उसके बाद हमने 1:25 पे टी ब्रेक दिया था। हाँ, तो उसमें मैंने वीडियो में बोला होगा, तो बच्चे ने कमेंट भी किया था सर डिनर, उसको लगा कि सवेरे सवेरे कहाँ से डिनर करवा रहे हैं, रात्रि की बात है बेटा वो। क्योंकि 8 बजे के बाद रात में पढ़ाने बैठो, सुबह तक पढ़ाओ, उसका मजा ही कुछ और है। अरे इस बार होगा ना 16 या 17 जनवरी की रात में होल नाइट मेरी क्लास चलेगी यूट्यूब बाबा पे। आराम से इसी रूम में बैठूंगा, आराम से अकेला पढ़ाऊंगा, सारा लॉक रहेगा, नाश्ता का पूरा प्रबंध हमारा होगा, बीच में ब्रेक में दबा के। क्या हुआ? चलिए जी, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की भी बात करनी होगी हमें, तो चलो करते हैं ना। और काम ही क्या है हम लोगों को, लिखिएगा बेटा। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को आगे से क्या लिखूंगा, फॉरेक्स मार्केट, समझ जाओगे ना, FOREX। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज कहता है। फॉरेक्स मार्केट मेनली consists of commercial banks and brokerage houses। Forex market mainly consists of commercial banks and brokerage house। मीडिएटर का काम करता ही नहीं करता बेटा, तो मीडिएटर हो गया तो दुकान, ये बायर और सेलर को एक दूसरे से मिलवाता है, तो उसी को तो मार्केट कहते हैं, कि जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए
मार्केट का डिफिनेशन क्या है बता सकते हो कोई? अच्छा, भरत मिलाप करने के लिए कहता होगा। टू परचेज गुड्स और सर्विसेज एट ए गिवन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो मार्केट का डेफिनेशन ही होता है, आगे जब पढ़ाऊंगा तो लिखवाऊंगा, होल ज्योग्राफिकल एरिया और नेटवर्क वेयर बायर एंड सेलर केम इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट अ गिवन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज मार्केट। तो बायर और सेलर का होना जरूरी है गुड्स और सर्विसेज के आदान प्रदान के लिए, निश्चित कीमत पर निश्चित समय में, तभी तो मार्केट कहलाएगा ना। तो यहां पर भी जो ये ब्रोकरेज हाउसेज है, ये ब्रोकरेज हाउसेज क्या कहलाएंगे बेटा? मीडिएटर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? मार्केट के नाम से जानते हैं, या फॉरेन, चूंकि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बातें हो रही है तो इसलिए इसको फॉरेक्स मार्केट कहा जाता है। ओके, तो ये जो हमारा होता है इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट मेकर्स। यही क्या कहलाएंगे बेटा हमारा? मार्केट मेकर्स। तो क्या हो गया बेटा? ब्रोकर हो गया ना। ब्रोकर को हम लोग इंस्टीट्यूशंस भी कह सकते हैं। अब इसमें दो बातें, सेलर और बायर, बन गया ना मार्केट बेटा। ओके, कहता है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट there are two types of transactions in foreign exchange market. There are two types of transaction. भैया ये दो तरीके का ट्रांजेक्शन क्या है? तो जरा पहले एक बार समझ लो बेटा। आप दुकान पर गए, आपने बोला अंकल जी ये पैसे हैं, इतना सामान दे दो। तो मतलब एक हाथ दो एक हाथ लो, मतलब जो भी काम होगा एट ए टाइम, हाथों हाथ, जो भी काम होगा वो किसके अंतर्गत होगा? एट ए टाइम, हाथों हाथ होगा काम। लेकिन एक बार ऐसा भी हो सकता है, अंकल जी ये पापा ने भिजवाया है और बोला है कि वो सामान मंगवा दीजिएगा 10 दिन के अंदर, पेमेंट आज हो गया, सामान कब मिलेगा? फ्यूचर डिलीवरी की भी बात हो सकती है। तो दोनों तरीके का हो सकता है। तो ये जो हमने क्या लिखा कि कितने तरीके के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होंगे? एक में करंट डिलीवरी और एक में फ्यूचर डिलीवरी। हो सकता है या नहीं हो सकता? एक में हम लोग किसकी बात करेंगे? करंट डिलीवरी, और एक में किसकी बात करेंगे हम लोग? फ्यूचर डिलीवरी की बात करेंगे। कि एक में हमारा हो गया कि भाई जो भी काम होगा वो हाथों हाथ होगा, और एक में हमने क्या बोल दिया कि आज पेमेंट हो गया है, काम कब होगा बेटा? फ्यूचर में भुगतान होगा। तो चलिए पहला हम लोग लिख लेते हैं इसमें, करेंसी ट्रांजैक्शन which are carried क्या हुआ? करेंसी ट्रांजैक्शन रे बुर्बक, मैंने करंट कहां लिखा है? करेंसी नहीं लिखा है। करेंसी ट्रांजैक्शन which are carried out in the
स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट का मतलब क्या होता है? एट अ टाइम, ठीक है। आउट इन द स्पॉट मार्केट एंड exchange involves immediate delivery। आ गया ना बेटा हमारा? तो आसान शब्दों में समझने के लिए क्या लिख सकते बेटा? हाथों हाथ, है ना? इसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? एट अ टाइम। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? एट अ टाइम। कि जो भी बात होगी इसमें किसकी बात करेंगे हम लोग? हाथों हाथ की बात करेंगे, एट ए टाइम की बात करेंगे। नहीं रे, नहीं मत लिखना भाई, जब तुमको समझा रहे हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, बाद में ना उस इमीडिएट शब्द को यूज किया हमने, ठीक है? ओके, अगर तुझे इतना ही लिखना है ना तो लिख लेना करंट करेंसी ट्रांजेक्शन। ऐसे लिखना चाहो तो लिख, सिर्फ करंट ट्रांजेक्शन नहीं लिख सकते, करंट करेंसी ट्रांजेक्शन, क्योंकि मैंने इमीडिएट बाद में लिख ही दिया। तो इमीडिएट का मतलब हो गया कि वो करंट है। इमीडिएट का मतलब क्या हुआ? तुमने पैसा दिया उसके बाद थोड़े ना घूम के आ जाओगे, बोले सामान ला पहले, तो वो हमारा इमीडिएट होता है। नहीं तो इमीडिएट का मतलब क्या हो गया? एट ए टाइम। इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा है बेटा, देखो स्पॉट मार्केट शब्द यूज किया है कि जो भी काम होगा वो क्या होगा? एट ए टाइम होगा। कहते हैं ना, जो भी फैसला होगा एट द स्पॉट होगा। हम कोई भी बचा के नहीं रखते हैं, है कि नहीं? या तो हाफ या तो साफ, है कि नहीं? हाँ, ना कल वो लड़ाई करता ना पहला विकेट गिरता, है कि नहीं? चलिए, फिर इसमें दूसरा हमारे पास है फ्यूचर करेंसी ट्रांजेक्शन। लो, तुम्हारे कहने पे यहां पर मैंने ये शब्द यूज कर लिया, ठीक है? ठीक है भाई साहब। फ्यूचर करेंसी ट्रांजेक्शन वेयर इन कॉन्ट्रैक्ट्स are agreed upon to buy or sell currencies for future delivery which are carried out। क्या हुआ? तुम लोग टेस्ट दे रहे हो या मस्ती कर रहे हो? which are carried out in फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। भाई हमने पेमेंटवा कर दिया और बोल दिए कि 90 दिनों के अंदर ये काम कर देना। जैसे अभी देखो ना, आप लोगों के साथ ना फ्यूचर करेंसी वाला ही काम चल रहा है। पैसवा दे दिए, परीक्षा जून में होगा, तो डिलीवरी कब? ऐसा थोड़ी ना कि आपने पेमेंट इधर क्लियर किया, इधर बोले कोर्स खत्म होगा। पैसा दिया, धीरे धीरे चलत 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 चलत, बेटा अब खत्म, है ही नहीं? तो डिलीवरी कब? फ्यूचर। लेकिन एक में सर पैसा दिया नोट्स दो, तो ये क्या हो गया बेटा? स्पॉट करंट। तो दो तरीके की फॉरेक्स मार्केट में बातें होंगी ना बेटा। एक क्या हो गया हमारा? करंट करेंसी ट्रांजेक्शन, और एक फ्यूचर करेंसी ट्रांजेक्शन। ओके, बोलो। मजा फिर भी नहीं आएगा? टॉपिक खत्म ही कर लेते ना।
1 घंटा लगा। चलो कोई नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे। आज पहला दिन है तो थोड़ा सा धीरे धीरे आदत बनना चाहिए ना। ठीक है, तो अगली क्लास में इसको खत्म करके अगला यूनिट भी स्टार्ट कर ही देंगे। क्या हुआ? इसके बाद जो फिर लंबा सा चैप्टर होगा ना वो कोई उठा लेंगे, या छोड़ो ना, नेशनल इनकम ही पहले करवा लेंगे। 15 नंबर का आता है ना, और उसमें 2 यूनिट भी हैं, एक तो नेशनल इनकम हो गया और एक जो है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हो गया। और वो अच्छा है, उसमें ग्राफ भी बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, है कि नहीं? या फिर नहीं, मार्केट या प्रोडक्शन में से किसी एक टॉपिक को पहले निपटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी जरूरत यहाँ पे ग्राफ सब में होगी। ठीक है, चलिए जी, ओके, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। अब तो हम डेली ही आपसे मिलेंगे, सोमवार से शनिवार, झेलो आराम से हमें। तुम लोगों ने बहुत मस्ती कर ली ना।